ओके, सो अब हम देखते हैं इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन क्या है कि अगर हमारे पास ब्लड सप्लाई किसी भी अफेक्टेड एरिया को प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही, तो उस एरिया की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। लाइक कोई टिश्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि इस टिश्यू की डेथ शुरू हो जाएगी और यहाँ पे इन्फार्क्शन होगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इन्फार्क्शन, ठीक है। सो इन्फार्क्शन क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी अफेक्टेड एरिया को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टिश्यू डेथ हो जाती है, इसे हम इन्फार्क्शन कहते हैं। ये हमें मायोकार्डियम में नज़र आ सकता है, सेरिब्रम में, आपके जो पल्मोनरी इन्फार्क्शन भी हो सकती है और बाउल इन्फार्क्शन भी हो सकती है, ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेरेब्रल, पल्मोनरी एंड बाउल इन्फार्क्शन, ठीक। देन कॉजेज़ क्या है इन्फार्क्शन की। अब हमारे पास 99% जो इन्फार्क्ट्स है ना, वो थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक इवेंट्स की वजह से जो है इन्फार्क्शन का शिकार होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक वजूहात की वजह से मेनली 99% जो है इन्फार्क्शन होती है। लेकिन बाकी कॉजेज़ भी हैं इन्फार्क्शन की, लाइक कि अगर कोई ब्लड वेसल में लोकल वेजोस्पैज्म हो गया, ठीक है, किसी ब्लड वेसल में लोकल वेजोस्पैज्म हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है इन्फार्क्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई ब्लड वेसल है और उसके इर्द गिर्द यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्यूमर है, तो ट्यूमर जो है इस ब्लड वेसल को जैसे यहाँ से इसने कॉम्प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो इस जगह पे भी हमारे पास इस एक्सट्रिंसिक कॉम्प्रेशन ऑफ वेसल की वजह से भी इन्फार्क्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास वेसल्स की ट्विस्टिंग हो, जैसे कि आप टेस्टिकुलर टॉर्जन में या बाउल वोल्वुलस में देखते हैं, तो उसमें ट्विस्टिंग होती है वेसल्स की, तो उस केस में भी इन्फार्क्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्लड वेसल्स जो हैं वो किसी एडीमा की वजह से या किसी हर्नियल सैक में इंट्रैप हो गई हैं, ठीक है, एडीमा की वजह से कॉम्प्रेस हो गई हैं, हर्नियल सैक में इंट्रैप हो गई हैं, उसकी वजह से भी इन्फार्क्शन हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर कोई भी ट्रॉमेटिक रप्चर हो गई है ब्लड वेसल की, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है किसी ऑर्गन की तरफ नहीं जा रही, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली इन्फार्क्शन हो सकती है। सो दिस वर द कॉजेज ऑफ इन्फार्क्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फार्क्शन। तो टाइप्स ऑफ इन्फार्क्शन में बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ठीक है। कलर की बेसिस पे हमारे पास दो इन्फार्क्शन हैं, एक रेड है एक वाइट है। रेड इन्फार्क्ट मोस्टली, अब जो कलर की बेसिस पे इन्फार्क्शन है दैट इज़ मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ हैमरेज, ठीक है। हैमरेज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो इन्फार्क्शन है, ठीक है। रेड इन्फार्क्ट्स में जो है हैमरेज होती है, इसलिए इनका कलर उस एरिया का रेड होता है, क्योंकि वहाँ पे हैमरेज होती है, इसलिए हम इसको हैमरेजिक इन्फार्क्ट भी कह सकते हैं। वाइट इन्फार्क्ट में हमारे पास जो है वो ब्लड क्योंकि अवेलेबल नहीं होता उस पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गन में, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका कलर वाइट है, और इस इन्फार्क्ट को हम एनीमिक इन्फार्क्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हम डिवाइड करते हैं इन्फार्क्ट सो इनटू सेप्टिक एंड ब्लैंड इन्फार्क्ट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन हम डिवाइड करते हैं इन्फार्क्ट्स को ऑन द इनटू सेप्टिक एंड ब्लैंड। सो सबसे पहले हम कलर की बेसिस पे जो रेड और वाइट इन्फार्क्ट्स है वो देखते हैं। रेड इन्फार्क्ट्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वेन की ऑक्लूजन की वजह से हमारे पास रेड इन्फार्क्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जिन ऑर्गन्स को डुअल सर्कुलेटरी सप्लाईज जा रही होती है ना, ठीक है, उनमें मोस्टली रेड इन्फार्क्ट्स देखा गया है, लाइक लंग्स में या लिवर में, यहाँ पे हमारे पास डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम है, सॉरी, डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम है लंग्स और लिवर में, इसलिए यहाँ पे हमारे पास रेड इन्फार्क्ट्स देखा गया है। सो डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास रेड इन्फार्क्ट्स ही आपको नजर आएंगे, लाइक लंग, लिवर वगैरह हो गया, ठीक है। और मेनली इसकी वजह क्या है, वेन की ऑक्लूजन हो रही होती है इन एरियाज़ में। इसके अलावा रेड इन्फार्क्ट्स उन जगहों में भी हो सकती हैं जहाँ पे हमारे पास लूज़ टिश्यूज़ हों, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये लूज़ टिश्यूज़ अपने अंदर बेसिकली इन्फार्क्टेड जोन में ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से भी रेड इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा रेड इन्फार्क्ट्स जो हैं वो किसी भी प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यू में भी हो सकते हैं, जहाँ पे जो है स्लगिश वीनस आउटफ्लो हो रहा हो, वहाँ पे भी रेड इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, किसी ऐसी ऑलरेडी कंजेस्टेड
टिश्यू में भी आपके पास रेड इन्फार्क्ट्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे स्लगिश वीनस आउटफ्लो है, ठीक है। उसके बाद वाइट इन्फार्क्ट्स की अगर हम बात करें तो वाइट इन्फार्क्ट्स आर मोस्टली एनीमिक, ठीक है। इसमें हमारे पास आर्टीरियोलर ऑक्लूजन्स होती हैं। रेड इन्फार्क्ट्स में हमारे पास वीनस ऑक्लूजन्स थी, ठीक है। और आर्टीरियल ऑक्लूजन्स आपको वाइट इन्फार्क्ट्स में नज़र आती है और मोस्टली आपको सॉलिड ऑर्गन्स में नज़र आती हैं, लाइक हार्ट, स्प्लीन, किडनी हो गया, ठीक है। रेड इन्फार्क्ट्स हमने देखा था वो आपको लंग, लिवर वगैरह में नज़र आया था। वाइट इन्फार्क्ट्स आपको सॉलिड ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्प्लीन, किडनी में नज़र आएगा, ठीक है। और किस वजह से है? आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि आपको ये सॉलिड ऑर्गन्स में नज़र आएगा, तो जो सॉलिडेरिटी है ना इन टिश्यूज़ की, वो बेसिकली क्या करती है कि जो इस्कीमिक नेक्रोसिस वाली जगह है ना, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। इस्कीमिक नेक्रोसिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर हुई है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द ये वाले जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ से ये जो कैपिलरी बेड्स हैं वहाँ से हैमरेज या जो ब्लड है वो इस तरफ नहीं आने देगी इसे इस्कीमिक नेक्रोसिस वाली एरिया में, जिसकी वजह से हमारे पास वाइट इन्फार्क्ट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो सराउंडिंग एडजेसेंट कैपिलरी बेड्स हैं वहाँ से ब्लड नहीं पहुँच रहा होता इस एरिया में, ठीक है। वाइट इन्फार्क्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पेल होते हैं और ये शार्पली आपको डिफाइंड नज़र आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इनका कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद जो है ये इन्फार्क्ट, वाइट इन्फार्क्ट्स जो हैं ये ज़्यादा फर्म हो जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू हीमोसिड्रिन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइट इन्फार्क्ट्स। फिर हमारे पास कुछ इन्फार्क्ट्स हैं, दे आर सेप्टिक इन्फार्क्ट्स। सेप्टिक इन्फार्क्ट्स में हमारे पास जो है इस तरह से डेवलप होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हार्ट वॉल्व है, ठीक है, हार्ट वॉल्व में बैक्टीरियाज भी होंगे, ठीक है। बैक्टीरियाज अगर हार्ट वॉल्व में अपनी फ्रेगमेंटेशन शुरू कर देते हैं तो उससे अल्टीमेटली एम्बोलिस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो एम्बोलिस जो है वो आपके पास मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो बैक्टीरिया होगा ना या ये जो माइक्रोब्स होंगे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं नेक्रोटिक टिश्यू में, ठीक है। और सेप्टिक इन्फार्क्ट जो है इस तरह से जब ये अपने आप को बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने शुरू हो जाते हैं इनटू नेक्रोटिक टिश्यूज़ में जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं तो सेप्टिक इन्फार्क्ट्स जो हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एब्सेसेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई है। फिर मॉर्फोलॉजी क्या है इन्फार्क्ट्स की? तो ग्रॉस फीचर्स में अगर किसी भी जगह पे इन्फार्क्शन हुई है तो उसके ग्रॉस फीचर्स आपको क्या नज़र आएंगे कि वो जगह जो है वो मोस्टली जो इन्फार्क्टेड एरियाज़ हैं दे आर वेज शेप्ड, ठीक है। और क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है इस जगह को इनएडिक्वेट मिल रही होती है। और इसमें आपको नज़र क्या आएगा कि जो ऑक्लूडेड वेसल है ना वो आपको एपेक्स पे नज़र आएगी और आपके पास जो ऑर्गन की पेरिफ्री है वो बेस बनाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और लैटरल मार्जिन्स आपको इरेगुलर नज़र आएंगे, ठीक है। दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इन्फार्क्टेड एरिया। वेज शेप्ड होता है, ऑक्लूडेड वेसल्स आर एट द एपेक्स, जो पेरिफ्री ऑफ द ऑर्गन है वो बेस बना रही होती है इन्फार्क्ट की, और जो लैटरल मार्जिन्स हैं दे आर इरेगुलर। फिर माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या नज़र आएगा कि इस्कीमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आएगी उस जगह की, उस इन्फेक्टेड एरिया की इस्कीमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे उस इन्फेक्टेड एरिया के मार्जिन्स पे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे जो कि फ्यू आवर्स के अंदर अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस मार्जिन्स के लॉन्ग, इन्फार्क्ट के मार्जिन्स के लॉन्ग नज़र आएंगे और ये आपको वेल डिफाइंड नज़र आएंगे बाय 1 to 2 days, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डेड टिश्यू होगा वो डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उनको न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है उनकी फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देंगे। डेड टिश्यू डिग्रेड होगा जिसकी फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं फेगोसाइटोसिस करेंगे। इसके अलावा कुछ रेपरेटिव रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपको मार्जिन्स के लॉन्ग जो है वो नज़र आएंगे, रेपरेटिव रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ज़्यादातर जो इन्फार्क्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, ठीक है। ये भी आपको माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में नज़र आता है। इसके अलावा अगर आपका इन्फार्क्ट जो है किसी पेशेंट में वो ब्रेन में है, ठीक है, ब्रेन में अगर कोई इन्फार्क्ट है तो दैट इज़ ड्यू टू लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। सो दीज वर द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हमारे पास इन्फार्क्शन जो है वो करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ वेस्कुलर सप्लाई। अगर तो हमारे पास कोई ऑर्गन है
ऑब्वियसली उसके पास डुअल सप्लाई अगर आ रही है तो जो ऑल्टरनेट ब्लड सप्लाई होगी ना वो उस ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो नेचर ऑफ वेस्कुलर सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। लाइक अगर लंग्स है, लंग्स में डुअल सप्लाई है, लाइक एक उसको पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, दूसरी ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह लिवर है, उसमें भी डुअल सप्लाई है, एक उसको हेपेटिक आर्टरी और दूसरी पोर्टल वेन जो है, टोटल वेन सर्कुलेशन वो जो है उसे सप्लाई कर रही थी। इसी तरह हैंड एंड फोर आर्म में भी एक रेडियल है और दूसरी अल्नर आर्टरीज है। किडनी और स्प्लीन वैसे ही एंड आर्टीरियल्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह आपका जो ऑल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई है किसी भी इन्फेक्टेड एरिया में वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और ये नेचर ऑफ वेस्कुलर सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है जो इन्फेक्शन को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट फैक्टर है इसके रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑक्लूजन। लाइक वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑक्लूजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करी है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन जो है वो उसके डेवलप होने के चांसेस कम है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्टरनेट ब्लड सप्लाई भी उस जगह को मिल रही होती है, ठीक है। इसी तरह अगर कोरोनरी आर्टरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्लूड होती है तो आपकी जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है वो जल्दी से जो है उस जगह पे सप्लाई पहुंचाएगी ताकि उस जगह की जो है इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑक्लूजन के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया, ठीक है। वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया में ये है कि हमारे पास जो जगहें ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू हाइपोक्सिया, जो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू हाइपोक्सिया, उनमें इन्फेक्शन डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों में हाइपोक्सिया डेवलप करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उन लोगों में इन्फेक्शन डेवलप करने की भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उन्होंने न्यूरॉन्स और माइकोडियल सेल्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर न्यूरॉन्स में 3 to 4 मिनट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई ना जाए तो वहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज आपको नज़र आएगा। इसी तरह मायोकार्डियल सेल्स में भी यही होता है कि अगर मायोकार्डियल सेल्स को 20 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर ब्लड सप्लाई ना मिले तो यहाँ पे भी इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो नज़र आता है, ठीक है। दैन द फोर्थ फैक्टर इज़ ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड में इस तरह से इन्फेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है कि अगर एनीमिक या साइनोटिक पेशेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फेक्शन। होप आपको समझ आ गई है।